हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है दोस्तों। आप सभी के स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज आ गई है एक और नई वीडियो। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जो 5 दिसंबर 2023 का पेपर हुआ था उसका पार्ट नंबर 2, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पार्ट नंबर 1 भी पसंद आया हो। और आज मैं आपको इस पार्ट में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो देखिए, कर तो हम पेपर के क्वेश्चंस रहे हैं और लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे ही क्वेश्चंस हैं। मेनली ये है कि हम उन क्वेश्चन से क्या क्या समझ सकते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई जिस तरीके का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो और पूरे के पूरे नोट्स अगर साथ में बना रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी एग्जाम में जरूर सिलेक्ट तो हो गए। आप टॉप रैंक भी अचीव कर सकते हो क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस हैं, इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इन दी आर्मेचर कंट्रोल मेथड द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। तो देखो, डीसी मशीन में डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए 3 मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है, और कौन सा मेथड होता है? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है, और कौन सा मेथड होता है? फील्ड फ्लक्स मेथड, है ना। फील्ड फ्लक्स, या इसे फ्लक्स वीकनिंग या फील्ड वीकनिंग मेथड भी कहते हैं। वीकनिंग इसीलिए क्योंकि इसमें हम एक्चुअली फ्लक्स को घटाते हैं, इस वजह से। अब इनमें से ये जो दो मेथड है ना, इनमें हमें स्पीड रेटेड से कम मिलती है और इस वाले मेथड में हमें क्या मिलती है? स्पीड रेटेड से ज्यादा। अब देखिए, इनका एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। तो देखिए, इनका डायग्राम किस तरीके से है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या करा है, ये फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक रियोस्टेट लगा दिया है, तो इसे कहते हैं फील्ड रियोस्टेट कंट्रोल या फ्लक्स कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल या फील्ड वीकनिंग मेथड, है ना। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे तो करंट आने वाली इस वाइंडिंग में कम हो जाएगी, तो फ्लक्स घट जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखिए, ये ग्राफ है स्पीड विदाउट रेजिस्टेंस और ये ग्राफ है स्पीड विद रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई, स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो यहां पे स्पीड ग्रेटर देन रेटेड मिलेगा। ठीक है, और ये है देखिए आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस, ऐसे करंट आया फिर ये इसमें मोटर के अंदर जाएगा, तो ये आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दे, तो ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल है। इसमें क्या होगा, विदाउट रेजिस्टेंस कंट्रोल देखो स्पीड क्या है, ज्यादा है, और विद रेजिस्टेंस कंट्रोल जब हमारी स्पीड है वो घट गई है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में तो ये सब नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ डीसी मोटर आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होता है। बिकम जीरो विद इंक्रीज रेजिस्टेंस, रिमेन्स कांस्टेंट, या डिक्रीजेस विद इंक्रीज रेजिस्टेंस। तो बताइए क्या हो रहा है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में? यस, डिक्रीज हो रही है स्पीड। ओके, तो डिक्रीजेस विद इंक्रीज रेजिस्टेंस। What is a distinct advantage of the ring distribution system over radial distribution? रिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एडवांटेज होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में? तो आप सबको पता है, देखिए रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक क्या बनती है, ये फीडर्स की रिंग बनती है, ये वाली। ठीक है, ये फीडर की रिंग बनती है और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कितने फीडर से सप्लाई मिलती है? एक तो इस फीडर से और एक इस फीडर से, मतलब दो फीडर से सप्लाई मिलती है। लेकिन यहां पर ये रेडियल सिस्टम है, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को कितने फीडर से सप्लाई मिल रही है? एक फीडर से ही सप्लाई मिलती है। तो ज्यादा रिलायबल कौन है? ऑब्वियसली बात है, रिंग मेंस। ठीक है, तो इंक्रीज रिलायबिलिटी ड्यू टू मल्टीपल पाथ्स फॉर पावर फ्लो, ये एडवांटेज है रिंग मेंस का, सबको पता है। विंड पावर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, पावर क्या होता है? हाफ रो ए वेलोसिटी का क्यूब, लेकिन पावर डेंसिटी क्या होती है? हाफ रो वेलोसिटी का क्यूब। तो किसके प्रोपोर्शनल है? विंड स्पीड के क्यूब के। हाउ इज दी वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन डिटरमाइन, कैसे निकालते हैं वोल्टेज रेगुलेशन? तो देखो, वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Vs माइनस वी आर अपॉन वी आर। ये किसके लिए? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। लेकिन क्या इस फॉर्मूले से हमारा कुछ क्वेश्चन बन रहा है? नहीं, देखो इसमें बोल रहा है ट्रांजिएंट कंडीशन एनालाइज करते हो आप, है ना। हाउ वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन, कैसे निकालते हैं? ट्रांजिएंट कंडीशन को एनालाइज करके, लाइन की लेंथ मेजर करके, कंडक्टर के डायमीटर को मेजर करके, या फिर लाइन के इंपेडेंस को मेजर करके। तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, लाइन का इंपेडेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए,
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कुछ ऐसी होती है जिसमें बीच में एक सीरीज इंपेडेंस होता है, यहाँ पे सेंडिंग एंड है, यहाँ पे रिसीविंग एंड है। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है, एक तो वो मैंने बताया Vs माइनस वी आर अपॉन वी आर, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ये इस ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। तो जब आप इंपेडेंस को कैलकुलेट कर लोगे तो करंट और वोल्टेज हमें पता होगा, और हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो बाय कंसिडरिंग द लाइंस इंपेडेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है अब, विच मेथड इज कॉमन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। तो बताओ भाई फटाफट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने लो रेजिस्टेंस का शॉर्टकट याद कराया था, क्या था वो, PAK पाक, पाकिस्तान, P से पोटेंशियोमीटर मेथड, A से एमीटर वोल्ट मीटर, और K से केल्विन डबल ब्रिज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है। मैगर किस लिए यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है हाई रेजिस्टेंस के लिए, और व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए यूज करते हैं, लो मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम, ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए। द पेंटागोनल OHE सेंटिनरी कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो ये सेंटिनरी नहीं होता, ये कैटेनरी होता है, कैटेनरी। देखो ये क्या है, ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखो यहां पे एक बार, ये बेसिकली एक ट्रैक्शन का डायग्राम है, जब आप रेलवे से सफर करते हो तो आपको ये सब देखने को मिलता होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो ये मास्ट है, जो एक खंबा है, ये मास्ट होता है, ठीक। फिर एक ये फीडर वायर है जिससे हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है, ये आइसोलेटर है, ठीक है ना। फिर और क्या है, देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ये कैटेनरी वायर होता है, ये क्या होता है, कैटेनरी वायर, और जिससे ट्रेन का संपर्क होता है वो पेंटोग्राफ से, वो ये कॉन्टेक्ट वायर है नीचे वाला। और बीच बीच में ये जो लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ड्रॉपर्स। ये जो बीच बीच में लगे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉपर्स, ड्रॉपर। ये क्या करते हैं, कैटेनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर का कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हैं, दोनों को फिक्स रखते हैं, ठीक है, ड्रॉपर्स। और बीच में देखिए ग्राउंड वायर भी जा रहा है, क्या जा रहा है बीच में, ग्राउंड वायर भी जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो कैटेनरी है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल कैटेनरी और एक होती है कंपाउंड कैटेनरी। देखिए सिंगल कैटेनरी के अंदर सीधे सीधे क्या है, ये है ना, एक सिंपल वायर है, कैटेनरी वायर या मैसेंजर वायर, और ये है कॉन्टेक्ट वायर जिससे ट्रेन का जो पेंटोग्राफ है वो टच करता है, और बीच में ये ड्रॉपर्स हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर देखो आप किस तरीके का डिजाइन है, इस तरीके का डिजाइन है, ठीक है। क्या ये पेंटागोनल दिख रहा है आपको, जी हाँ, ये कैसा दिख रहा है, एक पेंटागोन दिख रहा है, इसमें 5 साइड्स दिख रही हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पेंटागोनल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है, देखो ऊपर वाले में सिंगल एक वायर कैटेनरी का है, नीचे कॉन्टेक्ट और एक ड्रॉपर से वो फिक्स है। लेकिन नीचे वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वायर भी एक्स्ट्रा डाला गया है, ये ऑक्सिलरी वायर भी डाला गया है। इससे क्या हो गई है, पूरे के पूरे सिस्टम की मजबूती बढ़ गई है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए पेंटागोनल कैटेनरी कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इल्यूमिनेशन लेवल इन अ रूम इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ, तो इल्यूमिनेशन क्या होता है हमारा, E बराबर फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, या फिर लक्स, तो ल्यूमिनस फ्लक्स टू दी एरिया। ये चार्ट मैं पहले भी करवा चुका हूं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट ल्यूमेंस होती है, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस, है ना, और ल्यूमिनस एक्सिटेंस। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला या ल्यूमेन पर स्टीरेडियन, मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या हो जाए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। फिर इल्यूमिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर या लक्स, और ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस क्या होता है, ये होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, आई अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। आई क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस एक्सिटेंस क्या चीज है, ये ल्यूमिनस मतलब जो इल्यूमिनेशन है उसी का एक और नाम समझ लीजिए आप, ठीक है, ल्यूमिनस एक्सिटेंस, इसकी यूनिट भी ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर होती है। For an application requiring high starting torque and low starting current, which motor is most suitable? तो high torque चाहिए and low current चाहिए,
तो देखिए सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर तो सिंगल फेज मोटर है, इसका तो यहाँ पे बाकी और 3 फेज मोटर्स के कंपैरिजन में कोई काम ही नहीं है ना। अब सिंक्रोनस मोटर जो होती है ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, ठीक है ना। इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क इस तरीके से हम नहीं बोलते कि इसमें कोई मतलब ये तो है नहीं कि हम ज्यादा करंट देंगे तो ज्यादा टॉर्क पैदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनली जो है वो स्क्वायरल के जो स्लिप रिंग है, और इसमें आपको पता ही है कि स्लिप रिंग हाई टॉर्क के लिए यूज होती है और स्क्वायरल केज का मीडियम टॉर्क होता है। तो स्लिप रिंग में टॉर्क भी ज्यादा होता है और लो स्टार्टिंग करंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस। एक्सटर्नली रोटर में रेजिस्टेंस लगा देते जिससे करंट घट जाएगा। स्लिप रिंग है ना। विच ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस? तो देखो यहां पे दो दो ब्रिज दे रखे हैं, एंडरसन्स भी है, मैक्सवेल्स भी है। अब दोनों से ही मेजर करते हैं, लेकिन वही बात है कि अब पेपर वाले ने या तो पहली बात कह लीजिए कि क्या माना है उसने एग्जाम के अंदर, और फिर ये कह लीजिए कि भाई सबसे पहले कौन सा ब्रिज आया, तो मैक्सवेल ब्रिज आया, सबसे प्राइमरी ब्रिज मैक्सवेल है। मेजर तो एंडरसन से भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो चार्ट है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें क्या है कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड ओन्स ब्रिज, ये सभी ब्रिजेस से इंडक्टेंस मेजर करते हैं। लेकिन मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज जो है ये क्वालिटी फैक्टर मेजर करने के लिए सुइटेबल नहीं है। जो एलसी ब्रिज है इससे 1 से लेकर 10 की बीच का रेंज, मीडियम क्यू कॉइल के लिए। हेज ब्रिज हाई क्यू कॉइल के लिए, लेकिन ये स्लोएस्ट ब्रिज है। एंडरसन ब्रिज लेस देन 1 क्यू के लिए, लेकिन ये फास्टेस्ट ब्रिज है और एक्यूरेट है सबसे। और ओन्स ब्रिज भी लो क्वालिटी फैक्टर कॉइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। लीकेज रिएक्टेंस इन ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है लीकेज रिएक्टेंस? म्यूचुअल फ्लक्स या लीकेज फ्लक्स? बिल्कुल, लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस आता है। तो देखो किसी भी कोर के अंदर कुछ ना कुछ मेन फ्लक्स होगा और कुछ ना कुछ लीकेज फ्लक्स होगा, ठीक है। और ये फ्रिंजिंग फ्लक्स तो अलग चीज है, जब बीच में एयर गैप होता है तब आता है ये। तो जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर लॉस के लिए होता है, और ये जो रिएक्टेंस है ये लीकेज फ्लक्स की वजह से होता है। ये प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस, ये सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये कोर लॉस रेजिस्टेंस है। ये कोर लॉस सप्लाई करने के लिए होता है, और ये जो रिएक्टेंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। एक और चीज कि ये जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है या कोर लॉस रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू सीरीज पैरामीटर्स इन वाले से और इन वाले से कैसी होती है, बड़ी या छोटी? तो हमेशा याद रखेंगे इन दोनों को कहते हैं शंट पैरामीटर्स, है ना। और ये दोनों है सीरीज पैरामीटर्स हमारे, सीरीज पैरामीटर्स। तो याद रखेंगे हमेशा कि जो शंट पैरामीटर्स की वैल्यू होती है वो सीरीज पैरामीटर से हमेशा काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। आप प्रैक्टिकली भी देखिएगा, किसी भी सर्किट को देखना कभी, तो हमेशा शंट पैरामीटर्स की वैल्यू सीरीज से ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, विच टाइप ऑफ एफईटी इज नॉर्मली ऑन व्हेन गेट सोर्स वोल्टेज इज 0? देखिए हमारे जो मॉसफेट है वो दो मोड में काम करते हैं, एक डिप्लीशन और एक एनहेंसमेंट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब जो डिप्लीशन मॉसफेट और एनहेंसमेंट मॉसफेट है इसमें बहुत ही एक बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है उसे समझते हैं। देखिए ये डिप्लीशन मॉसफेट का डायग्राम है, ये एनहेंसमेंट मॉसफेट का डायग्राम है। यहां पे आपको क्या दिख रहा है भाई कि डिप्लीशन मॉसफेट में देखिए ये जो है रास्ता ये पहले से प्रेजेंट है, इस एन प्लस और इस एन प्लस के बीच में एक रास्ता पहले से प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे देखिए इस एन और इस एन के बीच में ये जो रास्ता है ये इंड्यूस किया गया है, मतलब डॉटेड डॉटेड है, मतलब पहले से प्रेजेंट नहीं था, बनाया गया है, ठीक है। तो डिप्लीशन मॉसफेट में रास्ता पहले से प्रेजेंट है और एनहेंसमेंट मॉसफेट में रास्ता बनाया गया है। क्लियर है? एक है डिफ्यूज्ड चैनल पहले से प्रेजेंट है, एक है इंड्यूस्ड चैनल बनाया गया है। होता क्या है, हम डिप्लीशन मॉसफेट में जो सप्लाई देते हैं गेट के और सोर्स के बीच में वो होती है अपोजिट। देखिए यहां पर जो सोर्स है ये एन टाइप का मटेरियल है, लेकिन इससे पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट है, तो ये जो टर्मिनल है ये आपका कौन सा रहता है, रिवर्स बाइस्ड रहता है। याद रखेंगे डिप्लीशन मॉसफेट के अंदर जो सप्लाई है गेट सोर्स की वो रिवर्स बाइस्ड है, और यहां पर क्या है देखो एन से माइनस कनेक्ट है, ये फॉरवर्ड बाइस सप्लाई है।
एनहेंसमेंट मॉसफेट में गेट सोर्स की सप्लाई फॉरवर्ड बायस, डिप्लीशन मॉसफेट में रिवर्स बायस। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, इस रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो ये जो चैनल है ये कम होएगा। रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी, डिप्लीशन की विड्थ बढ़ेगी तो चैनल की कंडक्टिविटी घटेगी। और एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे फॉरवर्ड बायस तो डिप्लीशन विड्थ कम होगा और चैनल और ज्यादा प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा फ्लो करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपसे केवल यह पूछ रहा था कि कौन सा नॉर्मली ऑन है व्हेन गेट सोर्स वोल्टेज इज जीरो। मतलब अगर हम इसमें देखें, अगर गेट वोल्टेज जीरो है तो भी चैनल पहले से प्रेजेंट है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली ऑन टाइप का मॉसफेट कहलाता है। और एनहेंसमेंट वाला नॉर्मली ऑफ टाइप का मॉसफेट कहलाता है। मतलब इसमें जब सप्लाई देंगे तो चैनल बनेगा, तो पहले से नॉर्मली ऑफ है और ये पहले से नॉर्मली ऑन है, या फिर नॉर्मली क्लोज्ड स्विच है, नॉर्मली ओपन स्विच। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा मेरे भाई डिप्लीशन मोड मॉसफेट। ये है नॉर्मली ऑन मॉसफेट। क्लियर है। चलिए इसी पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन बताइए, इन विच मोड वुड अ मॉसफेट बी इन द टर्न्ड ऑफ स्टेट। कौन सा मॉसफेट टर्न्ड ऑफ स्टेट में होगा, कौन सा है, एनहेंसमेंट मोड। ठीक है, जब सप्लाई देंगे तो ये ऑन होगा, तब चैनल बनना स्टार्ट होगा। आ जाओ, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स आर सुटेबल फॉर, पीएमएमसी किसके लिए सुटेबल है, ऑब्वियस सी बात है डीसी मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक लेवल का चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट के अंदर आपको सारी की सारी चीजें दिख रही हैं बहुत ही बड़े बड़े में। ठीक है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरिजन है इस चार्ट में, तो आप आराम से तसल्ली से इसको देख लेना। बहुत ही अच्छा चार्ट है ये। मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं कि देखो पीएमएमसी में स्प्रिंग कंट्रोल होता है, देखो सब में स्प्रिंग कंट्रोल है, लेकिन मूविंग आयरन के अंदर या तो ग्रेविटी होगा या स्प्रिंग होगा। ठीक है, फिर डैंपिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मेनली एडी करंट डैंपिंग ही होती है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर और मूविंग आयरन के अंदर एयर फ्रिक्शन डैंपिंग है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग होती है। तो ये कुछ अलग से पॉइंट है कि भाई ग्रेविटी या स्प्रिंग दोनों यूज कर सकते हैं मूविंग आयरन में, डैंपिंग में एयर फ्रिक्शन डैंपिंग ईडीएम और एमआई में, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैंपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर डीसी केबल मेजर करते हैं पीएमएमसी से, एसी केबल मेजर करते हैं इंडक्शन से, और बाकी सबसे एसी डीसी दोनों मेजर कर सकते हो। ये मोटा मोटा इसका कंक्लूजन है। ठीक है, वाई इज ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स नेसेसरी इन ट्रांसमिशन लाइन, क्यों जरूरी है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, तो बताओ। टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, टू रिड्यूस द इंडक्टेंस, टू इंक्रीज लॉस, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। इंक्रीज वगैरह कुछ नहीं करता है ये, है ना। बेसिकली क्या करता है, ये तो इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को इक्वल बनाता है। ठीक है, जो अलग अलग लाइन के इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होते हैं उनको क्या बनाता है, इक्वल। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब तो आप जानते ही हो, हर 1/3 लेंथ पे एक फेज यहां होगा, फिर एक फेज यहां होगा, फिर एक फेज यहां होगा, मतलब अपनी पोजीशन को इक्वली बदल लेता है। इसके एडवांटेज क्या है, इक्वल करता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को, बैलेंस करता है लाइन के वोल्टेज ड्रॉप्स को, और रिड्यूस करता है इंटरफेरेंस को। ये चीज याद रखना, ये किसी ना किसी पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, इंटरफेरेंस कम करता है वो सबको पता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बराबर बनाता है वो भी पता है, लेकिन लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स को बैलेंस करता है, ये भी एक इसका पॉइंट है। तो यहां पे देखिए कोई भी ऐसा सुइटेबल ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक ऑप्शन चुनना ही चाहूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसे चुनूंगा कि इंडक्टेंस की वैल्यू को कम कर देता है। मतलब जो एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है इंडक्टेंस का हमारे कम्युनिकेशन लाइन पे, उसकी वजह से इंटरफेरेंस आ रहा है, तो ये इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट हैज ए पावर फैक्टर ऑफ, तो कितना होता है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है प्योरली रेजिस्टिव का। ठीक है, इन ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर द कूलेंट यूज्ड इज, तो देखिए दो टाइप के रिएक्टर है मेनली, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए यहां पे आपको दिख रही है एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर वर्क कर रहा है, क्या है इस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के अंदर, समझो। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में देखो क्या है, एक ये रिएक्टर वेसल है, इसके अंदर आपकी कंट्रोल रॉड्स और फ्यूल रॉड्स दोनों है। फ्यूल मतलब यूरेनियम, कंट्रोल मतलब
आपका जो बोरॉन कैडमियम या हाफनियम की बनी होती है, जो कि कंट्रोल करती हैं। तो देखिए यहाँ पे पानी है और पानी बन रहा है स्टीम, और डायरेक्टली ये जा रहा है टरबाइन में, और टरबाइन से फिर कंडेंस होगी, ये कंडेंसर में जा रहा है और वापस पानी इस रिएक्टर वेसल में जा रहा है। ये सिंपल बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। इसमें मॉडरेटर और कूलेंट दोनों ही पानी है। कूलेंट भी पानी की ही है, पानी ही है, और जो मॉडरेटर है वो भी आपका वाटर ही है। ठीक। अब बात करते हैं, देखिए, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की। ये बहुत ही शानदार चीज है। इसमें क्या होता है, देखो, रिएक्टर वेसल के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हीट है। हीट या प्रेशराइजर लगा हुआ है बीच में, यहां पे पहले हीट जनरेट हो रही है। फ्यूल रॉड्स में हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं न्यूट्रॉन की यूरेनियम के साथ, तो एनर्जी जनरेट होती है, तो एनर्जी या हीट जनरेट हुई, और वो हीट जो है ये प्रेशराइज्ड एयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेशराइज्ड एयर। देखिए पानी है इधर, तो यहां पे हो रही है एक्चुअली में स्टीम जनरेट, मतलब बॉइलिंग हो रहा है दूसरे वेसल में। यहां पे एक ही वेसल के अंदर पानी और स्टीम था, लेकिन यहां पे एक वेसल में स्टीम है और यहां पे ये पानी है, जो कि इस गर्म हीट से क्या हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है। सो बेसिकली दोनों अलग अलग चैम्बर में होता है। ठीक है, हीट अलग चैम्बर में और स्टीम अलग चैम्बर में। क्लियर है? तो यहां से स्टीम जनरेट फिर टरबाइन में गई, फिर कंडेंसर में गई, और ये सब हिसाब किताब आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये फर्क है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में। चलिए, क्वेश्चन था कि कूलेंट क्या है, तो इसमें लाइट वाटर कूलेंट होता है। ठीक है, और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में प्रेशराइज्ड वाटर ही मॉडरेटर भी है और कूलेंट भी है। समझ में आ गया ना? चलिए, ओके। अच्छा, लिक्विड सोडियम जो है, ये किस रिएक्टर के अंदर कूलेंट होगा? किस रिएक्टर के अंदर ये कूलेंट का काम करेगा, ये आपको बताना है, लिक्विड सोडियम। ठीक है, ये आप कमेंट में बताना। चलो, HT-LT ओवरहेड लाइनों में डिजाइन में कौन सा कारक आवश्यक है? अच्छा, HT और LT ओवरहेड लाइन अगर डिजाइन करना है तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? निकटवर्ती वनस्पति प्रकार, है ना, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर इंसुलेटर का रंग इंपॉर्टेंट है, या फिर जमीन से दूरी इंपॉर्टेंट है, या फिर पक्षियों के घोंसलों से निकटता? अरे भाई, HT और LT लाइन के ओवरहेड लाइनों को जब डिजाइन करेंगे तो सिंपल सी बात है, हाई टेंशन लाइन के लिए ज्यादा क्लियरेंस चाहिए और लो टेंशन लाइन के लिए कम क्लियरेंस चाहिए ग्राउंड से, तो जमीन से दूरी इंपॉर्टेंट है ना? कौन सा IE रूल नंबर होता है जो कि ग्राउंड से क्लियरेंस बताता है? ये भी कमेंट में बताओ। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। व्हेन अ सिंक्रोनस मोटर इज ऑन लोड, ठीक है, जब सिंक्रोनस मोटर पर लोड डालेंगे लेकिन एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखेंगे, तो एन इंक्रीज इन लोड विल, लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? तो ये देखिए बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मैंने इसका बहुत बार कॉन्सेप्ट बताया है यूट्यूब पर, मैं एक और बार बताता हूं। देखिए, ये जो ग्राफ है ये इन्वर्टेड वी ग्राफ है, यहां पे है पावर फैक्टर, यहां पे फील्ड करंट। ठीक है ना? अब ये जो फील्ड करंट है और पावर फैक्टर है, तो देखो इसमें आपको पता है सिंक्रोनस मोटर में इधर की साइड लीडिंग होता है और यहां अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग होता है। आप इस ग्राफ को देखिए, जो नो लोड का ग्राफ है वो ये वाला है। अगर मैं लोड को बढ़ाऊंगा तो ग्राफ कहां खिसक जाएगा? राइट साइड खिसकेगा, राइट खिसकेगा, और ये हाफ लोड पे होगा। फुल लोड करूंगा तो और राइट खिसक जाएगा, ये फुल लोड पे हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे लोड को इंक्रीज करना है, ग्राफ राइट में खिसक रहा है। तो अब देखिए, हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर किसी भी लोड पर ग्राफ बना लिया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट का। अब हुआ क्या, क्वेश्चन में बोला कि लोड इंक्रीज हुआ है। अगर लोड इंक्रीज हुआ है, अच्छा पहले तो एक चीज और, एक्साइटेशन को कांस्टेंट कर लो आप लोग, है ना? तो मैंने मान ली कि एक्साइटेशन मेरी इतनी है, जब मुझे कुछ दिया नहीं होता तो मैं बीच में मान लेता हूं इसे यूनिटी पावर फैक्टर पे। अब लोड इंक्रीज होगा तो बस आपको क्या करना है, एक नया ग्राफ बनाना है। तो नया ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड खिसक के बनेगा। तो ये राइट साइड खिसक गया ग्राफ। तो ग्राफ जब राइट साइड खिसका लोड इंक्रीज होने पे, लेकिन एक्साइटेशन कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ इस कांस्टेंट एक्साइटेशन के हिसाब से हमारे नए वाले लोड के हिसाब से अब कौन सा पावर फैक्टर दिख रहा है आपको? यस, ये कौन सा पावर फैक्टर है? ये यहां पे होगा यूनिटी, इधर होगा लैगिंग। एक और बार बोलता हूं क्या,
जब एक्साइटेशन कांस्टेंट है लेकिन लोड इंक्रीज हो गया है तो ग्राफ राइट में खिसक गया। जब ग्राफ राइट में खिसक गया तो इस एक्साइटेशन पे जो पावर फैक्टर दिख रहा है इधर इस ग्राफ पे, ये लैगिंग है, यहां यूनिटी और यहां लीडिंग है। तो नया पावर फैक्टर क्या होगा? लैगिंग नेचर का होगा, और वैल्यू पहले इतनी थी, अब वैल्यू इतनी रह गई है। समझे? इतनी वैल्यू रह गई है तो वैल्यू घट गई है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई कि पावर फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा एंड इट बिकम्स लैगिंग। ठीक है? अगर ये अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, है ना? चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए। विच बुलियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स? तो सिंपल सी बात है, एंड ऑपरेशन होता है ना, ए इंटू बी होता है, और ऑपरेशन में ए प्लस बी हो जाएगा, एक्सऑर ऑपरेशन में ए एक्सऑर बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, और नॉट ऑपरेशन में ए बार। Which test signal is used to determine the steady state error of a system? अब देखिए कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, हम लोग तीन तरीके के सिग्नल्स को, इनपुट सिग्नल्स को यूज करते हैं एरर निकालने के लिए। एक तो स्टेप सिग्नल, एक रैंप सिग्नल, और एक पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है? स्टेप सिग्नल के लिए जो कांस्टेंट आता है उसको कांस्टेंट पोजीशन कहते हैं, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। तो तीन सिग्नल का प्रयोग करते हैं, स्टेप का, रैंप का और पैराबोलिक का। ठीक है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो स्टेप भी दे रखा है, रैंप भी दे रखा है, साइनसोइडल और इंपल्स का यूज नहीं करते, तो अब कौन सा चूज करें? तो देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन में इनकम्प्लीट मानूंगा, इसको थोड़ा और बताना चाहिए क्योंकि दोनों ही सिग्नल होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना दे तो आप स्टेप सिग्नल मान लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है। ठीक है? स्टेप सिग्नल ही सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा एरर कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए कह सकते हैं, वैसे तो दोनों ही यूज होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना? चलिए वो कभी क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। अब देखो, इन विच क्लोज्ड लूप कॉन्फ़िगरेशन डज एन ओपैम्प प्रोवाइड फेज इन्वर्जन? फेज इन्वर्जन मतलब 180 डिग्री किस कॉन्फ़िगरेशन से हमें मिलेगा? तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मिलेगा, है ना? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री से, मतलब फेज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मिलेगा। ठीक है? तो देखिए ये जो इन्वर्टिंग ओपैम्प है इसका सर्किट देख लो। इन्वर्टिंग ओपैम्प का मतलब क्या है? जो सप्लाई वोल्टेज है ये नेगेटिव टर्मिनल पे दी है, तो यहां पे देखिए क्या आता है, माइनस का आर एफ अपॉन आर इनपुट, है ना? ये फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ये इसका गेन है। ये नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प है, इसका गेन क्या होता है? 1 प्लस आर एफ अपॉन आर इनपुट। इसमें सप्लाई हम किस पे देते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल पे। दो और एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूं, एक आता है देखिए इंटीग्रेटर सर्किट, और एक आता है डिफरेंशिएटर। इंटीग्रेटर में क्या होता है? आरसी सर्किट होता है, पहले रेजिस्टेंस फिर कैपेसिटर। तो इसमें क्या हो गया? वी नॉट इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन आरसी, और इंटीग्रेट कर देंगे इनपुट वोल्टेज को। ठीक है? माइनस 1 अपॉन आर सी। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल पे सप्लाई दी है। और यहां पे भी देखिए डिफरेंशिएटर में होता है सी आर सर्किट, सी आर। इसमें क्या आता है? माइनस का आरसी डी वी इनपुट अपॉन डी टी। माइनस आ रहा है इन्वर्टिंग ओपैम्प की वजह से, और डिफरेंशिएशन हो रहा है इनपुट वोल्टेज का। तो आरसी सर्किट इंटीग्रेटर है, सी आर सर्किट डिफरेंशिएटर है। ठीक है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। विच टाइप ऑफ मोटर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर पोजिशन? बता दो भाई कौन सी है? सर्वो मोटर, है ना? प्रिसाइज कंट्रोल। फ्रांसिस टर्बाइन्स आर बेस्ट सुटेड फॉर, किसके लिए सुटेड है? हाई हेड के लिए, वेरी हाई हेड है, मीडियम हेड है, लो हेड, मीडियम हेड एंड मीडियम फ्लो रेट्स के लिए फ्रांसिस टर्बाइन सुटेबल होती है। कितना हेड होता है? देखिए लेस देन 30 मीटर, लो मानते हैं हम लोग, लेस देन 30 मीटर के लिए, है ना? लो हेड लेस देन 30 मीटर, मीडियम हेड 30 मीटर से 150 मीटर, और हाई हेड ग्रेटर देन 150 मीटर। तो इसके लिए लो के लिए कपलान, मीडियम के लिए फ्रांसिस, और फिर हाई के लिए पेल्टन। बहुत ही बेसिक चीज है ये। थ्री फेज सिस्टम में आर वाई बी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, पहले आर आ रहा है,
फिर y आ रहा है, फिर b आ रहा है, ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस बनता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करता तो ये आर बी वाई बनता, तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस बनता और ये नेगेटिव सीक्वेंस बनता, आर बी वाई, ये आर वाई बी है, ठीक है। तो आर वाई बी क्या है? पॉजिटिव। What is a crucial factor to consider when preparing a detailed electrical estimate? तो देखो एस्टिमेट का भी एक क्वेश्चन आया है, डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं तो क्रूशियल फैक्टर क्या है? ब्रांड ऑफ इक्विपमेंट। बताओ भाई, डिटेल एस्टिमेट बना रहे हैं तो इक्विपमेंट कौन से ब्रांड का, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफिस की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोड किस हिसाब का है वो इंपॉर्टेंट है, या कलर ऑफ वायर्स। ऑब्वियस सी बात है, लोड रिक्वायरमेंट्स, किस तरीके के लोड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही तो एस्टिमेट बनेगा। देखो फिर से आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर, दी फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स। अब तो याद हो गया होगा, पहले फॉरवर्ड मोटरिंग, फिर फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फिर रिवर्स मोटरिंग, फिर रिवर्स ब्रेकिंग। तो कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? अच्छा एक और चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड मोटरिंग है तो मोटर की तरह काम करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग है तो जनरेटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। रिवर्स मोटरिंग यहां है और रिवर्स ब्रेकिंग यहां है, तो जहां पर भी ब्रेकिंग होगी एनर्जी वापस सब फीड की जाएगी, एनर्जी जब वापस फीड की जाएगी तो कहीं ना कहीं जनरेटिंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवर्स ब्रेकिंग है। तो क्या बोलेंगे? जनरेटिंग विद रिवर्स टॉर्क, है ना। रिवर्स ब्रेकिंग के लिए बोलेंगे जनरेटिंग विद रिवर्स टॉर्क, ओके। इन ट्रांसमिशन लाइन सैग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय, सैग सबसे कम किस चीज से अफेक्ट होता है? तो देखो सैग लीस्ट अफेक्ट होता है किससे? वेट ऑफ कंडक्टर, कलर ऑफ कंडक्टर, आइस लोडिंग या स्पैन लेंथ। तो सैग होता है WL² अपॉन 8T फॉर इक्वल लेवल्स। तो लीस्ट किससे अफेक्ट होगा? देखो कलर ऑफ कंडक्टर से लीस्ट अफेक्ट होगा, है ना। मैं आपको थोड़ा और समझाता हूं इसके बारे में। देखिए सैग कंडक्टर के वेट पे और आइस लोडिंग पे भी डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आइस लोडिंग और वेट ऑफ कंडक्टर का क्या इफेक्ट है इससे समझिए, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन भी बनता है यूपीपीसीएल जेई में, इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, इस वाले पे। वो बात अलग है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है तो करना नहीं चाहिए उसे, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल तो इस पर आया हुआ है, 2022 में हर एक सेट में मैक्सिमम आया है। तो क्या दे रखा है यहां पे? ये है देखो भाई हमारा कंडक्टर, इसके ऊपर जम रही है आइस की परत, तो ये कंडक्टर का डायमीटर डी हो गया, आइस की परत जो है उसकी थिकनेस टी हो गई। ये कंडक्टर है, इस पे विंड का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो एक वेक्टर बनता है इधर जो कि विंड के फोर्स को बता रहा है इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर बनता है नीचे की तरफ जिसमें क्या है? वेट ऑफ आइस है और वेट कंडक्टर का खुद का वेट है। तो दो कंपोनेंट नीचे आते हैं, आइस और कंडक्टर का वेट, और एक कंपोनेंट इधर आता है फोर्स का, मतलब विंड का इफेक्ट। तो जो टोटल रिजल्टेंट बनता है ये बनता है अंडर रूट के अंदर इस WI प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर प्लस WW का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ये रिजल्टेंट या टोटल वेट बनता है, ठीक है। तो वेट ऑफ कंडक्टर या आइस लोडिंग का भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इन डीसी मोटर द सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू, सप्लाई वोल्टेज क्या होता है? तो हम लिखते हैं डीसी मोटर में जो सप्लाई वोल्टेज है वो होगा बैक ईएमएफ प्लस IaRa। बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर ड्रॉप, बिल्कुल सही। आर्मेचर ड्रॉप डिवाइडेड बाय बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ माइनस आर्मेचर ड्रॉप, आर्मेचर ड्रॉप माइनस बैक ईएमएफ, सब गलत है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज द रेशियो ऑफ, अब यहां पे ही आ जाता है पीजीसीआईएल और मेरे बीच में डिस्प्यूट, ठीक है। पीजीसीआईएल इसका जो आंसर माना है वो माना है इसको प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोल रहा है ट्रांसफॉर्मर का, लेकिन मैं चिल्लाते चिल्लाते बहुत टाइम से पढ़ाते हुए आया हूं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है क्या? के, दैट इज सेकेंडरी के टर्न्स अपॉन प्राइमरी के टर्न्स, या फिर E2 अपॉन E1, या फिर I1 अपॉन I2। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यही होता है, मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूं। ये देखिए ये साफ साफ सीधे सीधे लिखा हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है, JB गुप्ता की इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बुक है, ठीक है ना।
सबसे ज्यादा अगर किसी बुक को एसएससी या जेई के पेपर में फॉलो किया जाता है तो इसी किताब को है। तो देख रहे हो आप कि क्या लिखा है, सीधे सीधे लिखा है वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो क्या लिखा है, द कांस्टेंट के इज कॉल्ड वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और वो क्या होता है V2/V1, E2/E1 या N2/N1, सेकेंडरी अपन प्राइमरी का रेशियो होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए K ग्रेटर देन 1, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए K लेस देन 1। तो इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। पीजी सेल वालों ने इसे माना है लेकिन वो गलत होगा। Which component in a CSP plant focuses sunlight onto a target? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। CSP मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट, सोलर पावर या सोलर प्लांट कुछ भी कह सकते हो। तो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नेचर का है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो सन है, इससे जो वेव्स आ रही हैं, यूवी रेस, ये इनको रिफ्लेक्ट करके एक सेंट्रल टावर पर हमेशा जो मिरर्स हैं वो फोकस कर देते हैं। ठीक है ना, एक ही जगह फोकस करते हैं। इन मिरर्स को हम लोग हिलियोस्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिलियोस्टेट्स। तो क्या यूज करता है, फोकसेस सनलाइट ऑन टू अ टारगेट, मिरर या फिर लेंस, ये फोकस करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोजिशन एनकोडर यूजेस लाइट एंड सेंसर्स टू डिटरमाइन पोजिशन। समझ में आई क्या होगा, लाइट का यूज कौन करेगा, ऑप्टिकल एनकोडर करेगा, है ना। अब इसमें देखिए और दे रखे कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, मैग्नेटिक। तो ये कैपेसिटिव इफेक्ट पे काम कर रहा है, रेजिस्टिव इफेक्ट पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम कर रहा है। ये बस उसके अलग अलग टाइप के नाम है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। खास बात है अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें। तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि शाफ्ट की पोजीशन कौन सा एनकोडर डिटरमाइन करेगा। तो आंसर था रोटरी एनकोडर, है ना। शाफ्ट की पोजीशन को रोटरी एनकोडर डिटरमाइन करेगा। तो दो मेन एनकोडर होते हैं, लीनियर एंड रोटरी। लीनियर एनकोडर ऑब्वियस सी बात है लीनियर पोजीशन को बताएगा, और रोटरी पोजीशन टर्निंग मूवमेंट को, रोटेशनल मोशन को बताएगा। अब इनके टाइप होते हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट एनकोडर और इंक्रीमेंटल एनकोडर। लीनियर को भी दो भागों में बांट सकते हैं और रोटरी को भी। तो आपको यही समझना है कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल क्या होता है। बाकी तो सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम कर रहा है, ऑप्टिकल पे, इंडक्टिव पे, कैपेसिटिव पे, इसमें कुछ खास नहीं है। तो देखिए एब्सोल्यूट एनकोडर और इंक्रीमेंटल एनकोडर क्या होता है उसको एक बार समझिए। एब्सोल्यूट एनकोडर आपको बताता है आपकी एक्चुअल शाफ्ट पोजीशन। मोटा माटी एब्सोल्यूट एनकोडर क्या बताता है, एक्चुअल शाफ्ट पोजीशन, कि शाफ्ट अभी किस पोजीशन पे है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पंखा है, पंखे में स्पीड होती है, तो स्पीड का नंबर डिसाइड होता है रेगुलेटर पे, ठीक है, लिखा होता है। तो वो एक्चुअल पोजीशन बताता है कि 1 पर है कि 2 पर है कि 3 पर है कि 4 पर है कि 5 पर है। उसके हिसाब से स्पीड हम देख लेते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल एनकोडर क्या बताता है, ये नहीं बताता कि शाफ्ट कौन सी पोजीशन पे है। ये बताता है कि शाफ्ट कितने पल्सेस आगे बढ़ गया है या कितने पल्सेस पीछे हो गया है। ये नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करता है, नंबर ऑफ पल्सेस की काउंटिंग करता है। ठीक है, यही मेन हिसाब किताब है। इंक्रीमेंटल एनकोडर बताएगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पल्सेस आगे चला गया है, और एब्सोल्यूट एनकोडर आपको एक्चुअल पोजीशन बताता है। ठीक है, वही सब यहां पे लिखा भी हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि एब्सोल्यूट एनकोडर हैज ए यूनिक कोड फॉर ईच शाफ्ट विच रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ द एनकोडर। और इंक्रीमेंटल एनकोडर में क्या लिखा हुआ है, incremental encoder generates an output signal each time the shaft rotates at a certain angle। ठीक है, चलिए तो यही मेन था, और इसका डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो इधर, द ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, तो बता चुका हूं मैं आपको। देखो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का 1/s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 अगर ऐसा लिखा हुआ है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर देखना होता है, टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए भी और ऑर्डर निकालने के लिए भी। टाइप क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पर कितने हैं, लेकिन ऑर्डर एक अलग चीज है। ऑर्डर क्या होता है,
हाईएस्ट पावर ऑफ एस, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर, यही होता है ऑर्डर। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन इट्स ट्रांसफर फंक्शन, यही कहलाता है ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। जैसे कि इसमें कितना है, ऑर्डर 3। लेकिन अगर मैं इसका टाइप बोलूं, टाइप, तो टाइप कितना है इसका, 1। क्यों, क्योंकि कितने पोल है ओरिजिन पे, एक, यही पोल है सिर्फ ओरिजिन पे, है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, गिवन अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद अ टर्न्स रेशियो ऑफ 10:1। टर्न्स रेशियो मतलब होता है n1/n2, मतलब टर्न 10 दे रखा है प्राइमरी का, 1 दे रखा है सेकेंडरी का। प्राइमरी वोल्टेज है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 50 हर्ट्ज। फ्लक्स इन दी कोर इज साइनसोइडल एंड हैज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.02 वेबर। फ्लक्स की वैल्यू 0.02 वेबर। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इस क्वेश्चन में नई बात पूछी है। अक्सर आपसे एवरेज या आरएमएस पूछता है ना। पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो देखो ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम ईएमएफ होता है ओमेगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 5x। इसी को लिख सकते हैं 2πf इंटू एन इंटू 5x। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज, तो यही निकालना था। 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी है 50 इंटू नंबर ऑफ टर्न से देखिए सेकेंडरी के 1, E2 ही तो निकालना है, E2 मैक्सिमम, इंटू 5x है 0.02। 2πf मतलब 100π, ये होता है 314 इंटू 0.02। क्या आपको कोई ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है? जी नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6.28 वोल्ट। तो इसमें सभी के सभी ऑप्शंस रॉन्ग है। ठीक है ना, 628 वोल्ट तब होता जब यहां पे 2 वेबर देता वो, ठीक है ना, तब सही होता। तो इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, आंसर है 6.28 वोल्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैक्सिमम ईएमएफ पता है, आरएमएस ईएमएफ भी तो पता ही होगा। वो क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन √2, मतलब 2πf n इंटू 5x डिवाइड बाय √2, जो कि कितना बनता है, ये आरएमएस 4.44 एफ एन 5x, ये आरएमएस ईएमएफ है। एवरेज ईएमएफ भी बता ही देता हूं, एवरेज ईएमएफ होता है 4f5m, ये एवरेज ईएमएफ होता है। ध्यान रखेंगे, आरएमएस ईएमएफ में क्या आता है, 4.44, और एवरेज ईएमएफ में आता है 4, और मैक्सिमम ईएमएफ है ये। तो ये तीनों टाइप की ईएमएफ की इक्वेशंस याद कर लेना, इसी पे न्यूमेरिकल भी आता है। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो इसमें भी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या मेजर करता है। तो देखिए, आप सबको पता है कि जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होता है, ये है हमारा सोर्स, एसी सोर्स, ये है रेक्टिफायर, और यहां पे लगा होता है क्या, एक पीएमएमसी लगा होता है, एक पीएमएमसी लगा होता है। तो बेसिकली ये एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है, लेकिन आउटपुट में हमें देता है एवरेज वैल्यू। इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट करता है एवरेज वैल्यू। तो एक ये फुल वेव रेक्टिफायर है और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म ये होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म ये होती है, ये सब तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू। आउटपुट में, उसके आउटपुट में क्या मेजर करता है वो, एवरेज वैल्यू मेजर करता है ड्यू टू पीएमएमसी। ठीक है, अब देखो इसी रेक्टिफायर पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस में और लेके आया हूं, उसकी लैंग्वेज को समझिएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पे तो खैर ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए यहां पे लिखा है कि रेक्टिफायर टाइप मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, स्प्रिंग है, थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब लीनियर स्केल है इसकी भी, एडी करंट डैंपिंग है, एसी और डीसी दोनों मेजर करता है, और एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब रेक्टिफायर से हम लोग, रेक्टिफायर से हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, एसी एंड डीसी वोल्टेजेस एंड करंट्स, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, चारों चीजें मेजर कर सकते हैं, पावर मेजर नहीं कर सकते बस। अच्छा, इस क्वेश्चन को बताओ, व्हाट डज रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है ये, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, नन ऑफ द अबव, या एवरेज वैल्यू।
एवरेज वैल्यू, है ना, क्योंकि इसके आउटपुट में क्या लगा है, पीएमएमसी। तो क्वेश्चन जो आपसे पहले पूछा था पीजीसीएल वालों ने, वो पूछा था विच मतलब रेक्टिफायर इज यूज टू मेजर, तो आंसर है एवरेज वैल्यू। उनको इंडिकेट बोलना चाहिए कि भाई क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब आउटपुट में क्या बता रहा है। अब यूज टू मेजर तो हम तो ये समझ लेंगे कि मान लो अगर इनपुट का पूछ रहा है तो वो थोड़ा मिसकंसेप्शन है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं है। ये लैंग्वेज अच्छी है कि क्या इंडिकेट करता है, एवरेज वैल्यू। ये क्वेश्चन देखो, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड इन, किस में यूज कर सकते हैं, एसी में, डीसी में, दोनों में, या पल्सेटिंग, ऑब्वियसली बात है एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच डायोड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ऑपरेट इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, तो आपको याद रखना है एक कोड, क्या कोड है, PVZ। ठीक है, PVZ, P मतलब फोटो डायोड, V मतलब वेरेक्टर डायोड, और Z मतलब ऑब्वियस सी बात है जेनर डायोड। ये तीनों की तीनों डायोड्स किस में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन में, मतलब रिवर्स बायस और रीजन में ऑपरेट करते हैं जेनर डायोड। ठीक है, तो PVZ ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करते हैं, रिवर्स बायस डायोड्स कह सकते हैं इनको। एलईडी, टनल डायोड, है ना, शॉर्ट की डायोड, सब फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, रिवर्स बायस में ये तीन काम करते हैं PVZ। ठीक है, चलिए, अब देखिए सर्किट ब्रेकर में एसएफ6 गैस का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ इसका डैश है, मतलब प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसएफ6 गैस इन सर्किट ब्रेकर, कम लागत, लो कॉस्ट, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, गैर विषाक्तता, नॉन टॉक्सिसिटी, और गैर ज्वलनशीलता, नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी। तो क्या आपकी एसएफ6 गैस इन्फ्लेमेबल होती है, नहीं, नॉन इन्फ्लेमेबल ही होती है, ज्वलनशील नहीं होती। कम लागत है, लो कॉस्ट है, जी नहीं। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, होता है। तो बोल रहा है प्राइमरी एडवांटेज बताओ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी। तो प्राइमरी एडवांटेज तो यही हम देखेंगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, इन्फ्लेमेबल हो भी या नहीं भी वो एक बार बात की बात है, लेकिन मेन तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द करेक्ट आंसर। नॉन टॉक्सिक भी होती है ना, बिल्कुल। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग ब्लॉक्स इन सीरीज और पैरेलल टू सिंप्लीफाई ए ब्लॉक डायग्राम, तो नाम में ही आंसर है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के थ्रू सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं अलग अलग टाइप के, उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके फंक्शन के बेसिस पे और रिस्पॉन्स के बेसिस पे, किस तरीके का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है ना। वेट, कलर, साइज ये सब मैटर नहीं करता है। बीएलडीसी मोटर ऑपरेट्स प्राइमरली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताओ बीएलडीसी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कम्यूटेशन बाय ब्रशेस, नाम में ही ब्रशलेस है तो ब्रश होंगी नहीं, वेरिएबल रिलक्टेंस ऐसा भी कुछ नहीं होता, सिंक्रोनस ऑपरेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन। ऑब्वियसली बात है प्रिंसिपल क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन। देखो यहां पे ये बीएलडीसी मोटर है, इसमें बेसिकली ये आपका स्टेटर है ना, स्टेटर पे ये लगी हुई है, ये परमानेंट मैग्नेट रोटर है। इस परमानेंट मैग्नेट रोटर की पोजीशन को देखने के लिए यहां पे हॉल सेंसर्स लगे रहते हैं, हॉल सेंसर्स लगे रहते हैं, जो कि करते क्या है, रोटर की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, रोटर की पोजीशन को डिटेक्ट करके किसको देते हैं सिग्नल, कंट्रोलर को, और ये कंट्रोलर हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये कंट्रोल करता है किसको, देखिए इसका आउटपुट किस में जा रहा है, इसमें वाइंडिंग में, ये जो वाइंडिंग है ना स्टेटर की, इसको कंट्रोल करता है, इसमें करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये पोजीशन का फीडबैक मिल रहा है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन है। विच टाइप ऑफ एरर इज कॉज्ड बाय द एजिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, बूढ़ा हो गया है बेचारा इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा एरर होगा, ग्रॉस एरर, ये तो ह्यूमंस की वजह से होता है, एब्सोल्यूट एरर, ये तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, और ये इसको तो भगवान भी नहीं जानता क्यों क्यों होता है, भगवान भी नहीं जानता, है कि नहीं, रैंडम एरर वो तो उसका नाम ही रैंडम है भाई, तो सिंपल सी बात है सिस्टमैटिक एरर हो गया, है ना। तो ये देख लीजिए यहां पे यार, टाइप्स ऑफ एरर होते हैं ग्रॉस, सिस्टमैटिक एंड रैंडम, और सिस्टमैटिक एरर के होते हैं
तीन अलग अलग टाइप के एरर आपको याद रखना है। आई ई ओ, वॉवल्स पढ़ते हो ना आप, ए आई ई ओ यू, तो आई ई ओ ये है तीन टाइप के एरर। पांच वॉवल्स होते हैं, ए आई ई ओ यू यू, यही इनका ऑर्डर होता है, ए आई ई ओ यू। तो बीच के तीन वॉवल्स आपके तीन टाइप के एरर हो गए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। ये तीन टाइप के सिस्टमेटिक एरर्स हैं, ठीक है। प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सीटी इज टू, सीटी से क्या करते हैं, कन्वर्ट हाई करंट टू अ लो वैल्यू, है ना। हाई करंट को लो वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो सर जो करंट ट्रांसफर है, पहली बात इसको सीरीज ट्रांसफर भी कहते हैं। सर ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए कहते हैं बरखुरदार, क्योंकि ये जो देखिए आप, ये प्राइमरी कंडक्टर है जिसकी करंट हमें मेजर करनी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सीटी की कोर है ना, ये सीटी की कोर है, इस पे लगी गई है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जिस भी कंडक्टर के करंट को मेजर करना है, तो जो सीटी होता है, ये एमीटर डिवाइस, ये उस वाइंडिंग के सीरीज में लगता है, ठीक है, इसीलिए सीरीज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ये कंडक्टर हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग ये रही जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स काफी सारे हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, सीटी की सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो इन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस बहुत ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा और वो जल जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पे एक डायग्राम में और लेके आया हूं, ये सब स्टेशन में आपने कहीं ना कहीं विजिट किया होगा तो जरूर लगा देखा होगा, इसे कहते हैं सीटी, जिसमें ये जो दो हैं ये प्राइमरी टर्मिनल्स हैं, ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है, ये प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व है, ऑयल का टैंक है ये पूरा का पूरा, ये पोर्सिलेन का इंसुलेटर है ये बीच में, और यहां पे ये सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स है, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ हुआ हमारा ये एक और बेहतरीन शानदार धमाकेदार लेक्चर। अब वो तो आप लोग बताओगे कि शानदार धमाकेदार कैसा था और आपको क्या कुछ सीखने को मिला नया, और मेरे वो जो दो क्वेश्चन थे उनका आंसर करना मत भूलना, ठीक है। तो इस लेक्चर को अगर यहां तक पूरा का पूरा देख लियो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, और इसको अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दोस्तों में फैला दो, क्योंकि इस तरीके का सॉल्यूशन ना तो आपको इससे पहले देखने को मिला था और ना आगे ज्यादा देखने को मिलेगा किसी और के द्वारा, समझ गए ना। ये काफी ज्यादा इन डेप्थ सॉल्यूशन है। मेरा अप्रोच रहता है कि भाई मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें बता दूं जिससे कि आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले, और अगर सेम कॉन्सेप्ट पर या उसी के आसपास कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आपसे बन जाए, जैसे कि हमने एनकोडर वाली चीजें करी है ना, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल का पूरा आप कॉन्सेप्ट सीख गए। अब अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो वाला तो आप बना लोगे। तो इसी तरीके से मेरी अप्रोच रहती है कि आपको कुछ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं सिखाऊं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3 और करेंगे इसका, 5 दिसंबर 2023 का, और फिर ये वाला पेपर को भी टाटा बाय बाय कह देंगे। बाय बाय, थैंक यू।